वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 8th क्लास के बच्चों का ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर लेकर आई हूँ। आपको अब तक हमारा जितना समझाया है, जो पढ़ाया जा रहा है, आपको वो समझ आ रहा है, आपके फीडबैक हमें मिल रहे हैं, तो यही हमारे लिए आपका प्यार है। थैंक यू वेरी मच एंड इट रियली 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 मीन्स अ लॉट टू मी एंड थैंक्स वंस अगेन कि आप हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपको हमारा जो पढ़ाया है वो समझ आता है। सो थैंक यू वंस अगेन। आज का चैप्टर 8th क्लास का ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर है और ये चैप्टर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा और जितना जल्दी हो सकेगा हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एग्रीकल्चर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक खेती बाड़ी से रिलेटेड फील्ड नहीं होता। एग्रीकल्चर में हम ये देखते हैं कि जितना भी फॉरेस्ट्री पार्ट है, जितना भी फिशिंग पार्ट है, जितना भी हमारा खेती बाड़ी से रिलेटेड पार्ट होता है, वो सब एग्रीकल्चर में आता है। तो बेसिकली जब भी एग्रीकल्चर की बात की जाती है तो बच्चों के दिमाग में वो खेत, वो क्रॉप्स, फसलें, यही सब चीज़ें उनके माइंड में पहले आती हैं, जबकि इसके अंदर फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों से मिलने वाला सारा सामान हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट है, प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। सिमिलरली फिशिंग करना मतलब फिशेस को पालना, उनको ब्रीड कराना, उनसे ऑयल निकालना, फिश के आपको पता है कॉड लिवर ऑयल्स आते हैं, फिश के टैबलेट्स आती हैं, तो ये सारा फिश मार्केट में उनको सप्लाई करना, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी का ही हिस्सा है। और उसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गियाँ पालना, भैंसे पालना दूध वगैरह के लिए, मुर्गियों का पालन करते हैं अंडे वगैरह के लिए, चिकन के लिए। तो ये जितना भी पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारा हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, क्योंकि ये सारा रॉ मटेरियल में काउंट होता है। तो जितना भी रॉ मटेरियल का पार्ट है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। कभी भी अगर आपको प्राइमरी सेक्टर की बात पूछी जाए तो आप खाली एग्रीकल्चर नहीं लिखेंगे। रिमेंबर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग, ये चारों पार्ट मिलकर जो बनता है हिस्सा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ द सेकेंड पार्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है, देखिए आपने रॉ मटेरियल तो ले लिया, जितना भी आपका प्राइमरी पार्ट था, चारों हिस्से, वहां से आपको रॉ मटेरियल मिल गया, आपने रॉ मटेरियल ले लिया। अब रॉ मटेरियल मिलने के बाद उस रॉ मटेरियल से आपने कोई गुड्स प्रिपेयर करनी है, फिनिश गुड्स बनानी है। तो वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसे इंडस्ट्रीज में भेजेंगे, वहाँ पे लेबर होगा, बहुत सारी मशीनें होंगी, आप उनका इस्तेमाल करेंगे और उनको एक फिनिश गुड्स में तैयार करेंगे। वो फिनिश गुड्स का जो पूरा एक प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल से हमने सामान को मार्केट में लाने से पहले इंडस्ट्रीज में भेजा, उसके बाद इंडस्ट्री में जाकर वो मशीनों के इस्तेमाल से, लेबर की टेक्निक से, लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोर हाउस में भी काफ़ी टाइम रखा जाता है कई बार। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज़ का प्रोसेस माना जाता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। इसके बाद अब रॉ मटेरियल आ गया, इंडस्ट्रीज में जाकर वो फिनिश गुड्स में तैयार हो गया, हमने उसे स्टोर करके रख दिया। अब वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मार्केट तक पहुँचाएंगे, पब्लिसाइज करेंगे, एजेंट्स की हेल्प लेंगे। तो ये सारा का सारा पार्ट हमारा आएगा टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर यानी थर्ड सेक्टर। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी इज सेकेंड एंड टर्शरी सेक्टर इज अ थर्ड सेक्टर। लेकिन टर्शरी सेक्टर तभी हमारा स्टार्ट होता है जब हमारा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी का काम पूरा हो जाए। सेकेंडरी कंप्लीट होते ही ट्रांसपोर्ट के जरिए जब आप सामान को मार्केट तक पहुंचाते हैं तो वो टर्शरी का हिस्सा है। अब आप एक बात बताइए, जब पैसे की कमी हो, काम के दौरान, बिजनेस के दौरान अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक भी टर्शरी का हिस्सा है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, सामान को स्टोर करके रखना, ठीक है, फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर डिमांड को पूरा करने के लिए। कुछ भी सामान अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो आप उसे फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर कर सकते हो। तो जो स्टोरिंग है, वेयर हाउसिंग है, वो भी टर्शरी का हिस्सा है। अब स्टोर करना इतना आसान नहीं होता, उसे इंसेक्टिसाइड से बचाना है, पेस्टिसाइड से बचाना है, एनवायरमेंटल हाइजीनिकली नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो आएंगे ये हमारे आएंगे टर्शरी सेक्टर में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर connected with extraction and production of natural resources, for example agriculture, fishing etc. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्राइमरी क्लियर है।
सेकेंडरी क्लियर है और टर्शरी क्लियर है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, टर्शरी सेक्टर में हमारे जो एजेंट्स होते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं, कमीशन देते हैं, जिनको जो हमारा सामान मार्केट में अलग अलग दुकानों तक पहुंचाता है, वो भी टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा है। हमारा सामान मार्केट में आए और बिके तो लोगों को जो नॉलेज हमने देनी है, उसको पब्लिसाइज कराना है, उसको एडवर्टाइजमेंट कराना है, ये भी हमारा टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा है। यानी कि इंडस्ट्री से बाहर आने के बाद जितना भी काम है वो सारा का सारा हमारा थर्ड सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज 2/3 of India's population is still dependent on agriculture and 50% of the people in the world are engaged in agriculture activity। अब आप यहाँ से लगा लीजिए कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में 50% लोग, मतलब आधी आबादी एग्रीकल्चर के इन्वॉल्वमेंट में बिजी है, काम करती है। तो अगर एग्रीकल्चर में 50% आबादी हमारी इन्वॉल्व है तो बाकी 50% कौन हो गए? बिजनेसमैन, जॉब करने वाले लोग, अपनी सेवाएं देने वाले लोग, सर्विसेज करने वाले लोग, ये सारे हमारे रेस्ट ऑफ द 50% में बटे हुए हैं। और बाकी जो हमारा मेन 50% है वो एग्रीकल्चर में है। तो हम किसी भी कीमत पर एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। And the favorable topography of the soil and climate are the vital for agriculture activities. The land on which the crops are grown is known as arable land. देखिए, एग्रीकल्चर करना आसान नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत होती है हमारे किसानों की, उनका बहुत हार्डवर्क होता है। उनके साथ हमें जितना हम उन लोगों के लिए कर सकें हमारे लिए कम है, क्योंकि अगर किसान नहीं हो तो एक वो हमारे हिंदी में कहावत है कि किसान अन्नदाता है। तो अगर हम उस अन्नदाता की कदर नहीं करेंगे तो खाने की भरपाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसानों की जो मेहनत होती है, जो वो अनाज उगाते हैं हम लोगों के लिए, हमें खाना देने वाले वही हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ अ फार्म सिस्टम, जिसमें सॉइल की क्वालिटी को उपजाऊ बनाना, मतलब उसको फर्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सॉइल में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसके न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। सॉइल, अब देखिए, हम हर मौसम में हर तरह का फल या सब्जी नहीं उगा सकते। अब आपको पता है विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में आपको पालक मिल रही है, आपको साग मिल रही है, मूली मिल रही है। तो ये जो सब्जियां हमें मिलती हैं विंटर सीजन में, अब विंटर सीजन में आपको ऑरेंजेस मिलेंगे, गर्मियों में ऑरेंजेस नहीं होते, राइट? तो जो फ्रूट या वेजिटेबल विंटर सीजन का है वो विंटर सीजन में ही आपको मिलेगा। और जो फ्रूट या वेजिटेबल समर सीजन में आती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, मैंगोज हो गए, ये सारे आपके समर सीजन के फ्रूट्स हैं, तो वो आपको समर सीजन में मिलेंगे। तो जो जिस सीजन में ग्रो होता है उसको उसी सीजन के अकॉर्डिंग हमें उगाना चाहिए। तो सॉइल के साथ साथ एक एग्रीकल्चर के अंदर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस सीजन के अकॉर्डिंग खेतीबाड़ी नहीं करते हैं तो आपकी फसल ग्रो नहीं करेगी, आपका नुकसान होगा और वो आपके लिए सही नहीं है। The next is plowing, sowing, irrigation, weeding, harvesting are some of the operations. ये हमने आपको पहले भी एक बार एक चैप्टर में कराया था, साइंस का चैप्टर था आपका चैप्टर फर्स्ट, उसमें क्रॉप मैनेजमेंट का मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था। तो उसमें प्लोइंग होता है, मतलब मिट्टी को लूज किया जाता है ताकि मिट्टी पानी को पेंट्रिएट कर सके, पानी को होल्ड कर सके, और जो बीज हम उसमें डालते हैं वो डीप डाउन गहराई में जा सके। बीज गहराई में जाएंगे, पानी उनको पूरा मिलेगा, हवा उनको पूरी मिलेगी, क्योंकि मिट्टी लूज हो गई है तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। इसीलिए प्लोइंग बहुत ज़रूरी है बीज डालने से पहले। देन पानी कितनी क्वांटिटी में डालना है, कुछ फसलों में पानी ज़्यादा लगता है, कुछ में कम लगता है, तो इसकी नॉलेज भी किसानों को होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके हिसाब से वो उसमें इरिगेशन करें, पानी डालें। द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर आर इम्पॉर्टेंट इनपुट्स। फर्टिलाइजर्स हम क्यों डालते हैं? ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, जो फसल हम ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छे पूरी तरह से पनपे, पूरी तरह से ग्रो करे, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वो ग्रो करे। और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि उसे कीड़ा लगने से बचाया जा सके, जिसे हम कहते हैं कीटनाशक मेडिसिन्स। वो मेडिसिन्स, वो स्प्रे जो फसलों को कीड़ा लगने से बचाता है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। लेकिन इसको ओवर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इनको ओवर यूज़ किया तो वो खेतों में जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हम वो सब्जियां या फ्रूट्स हम खाते हैं तो वो इनडायरेक्टली वो केमिकल हमारी बॉडी में भी जाता है, जो कैंसर का एक सबसे बड़ा रीज़न है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है?
सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जब किसान खेती बाड़ी करता है सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वो कॉमर्शियल नहीं जा रहा, वो अपनी उगाई हुई फसल को मार्केट में नहीं बेच रहा, गवर्नमेंट को नहीं बेच रहा, लोगों को नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बना रहा है, तो उसे हम कहेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि जब किसान फसल उगाता है सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत के लिए, उसे बेचना नहीं है, तो उसे हम कहेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। सिमिलरली सेकेंड है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। In this farming, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools, more labor. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and seeds. Intensive subsistence agriculture यानी कि ज़मीन कम है, आपको पैसा ज़्यादा नहीं लगाना, ज़मीन भी कम है, रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा मनी की नीड नहीं है, छोटे छोटे तरीक़ों से हाथ से मैनुअली आप काम कर सकते हो, तो वो कहलाएगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब अगर हम बात करें प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। मैं आपको इसमें एक पॉइंट क्लियर कर दूं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बच्चों को क्या लगता है कि खेती बाड़ी एक ज़मीन से हटकर आप दूसरी ज़मीन पे चले गए, आपने शिफ्ट कर लिया एंड इट इज़ अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। नो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है, सपोज जैसे आपने पहले गन्ने की खेती की, अब आपने कोई और फसल उगानी है, आपने गेहूं उगाना है, चावल उगाना है, तो आपने उस फसल की कटाई करने के बाद जो छोटे छोटे क्रॉप्स बच जाती हैं, वेस्ट बच जाता है, आपने उसको बर्न कर दिया, उसको बर्न कर दिया, पूरा जला दिया आपने अपने खेत को। जलाने के बाद जो राख होती है उसको मिट्टी में हमने डाल दिया। राख को मिट्टी में ऐड ऑन करने के बाद उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न, राइट। और इसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी कि एक फसल के बाद जब आप उसी ज़मीन पर स्लैश एंड बर्न करके एक और नई फसल उगाते हैं तो उसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब आपने ज़मीन शिफ्ट नहीं की, आपने गन्ने के बाद चावल या गेहूं जो भी आपको उगाना है, एक्सेप्ट गन्ना, एक्सेप्ट शुगर केन, आपने उसके बदले दूसरी फसल उगाई स्लैश एंड बर्न करके, तो उसे हम कहेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आप ज़मीन वही इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ क्रॉप कोई और यूज़ कर रहे हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोमैडिक हर्डिंग? अब देखिए नोमैडिक क्या होता है, यानी आदिवासी। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब है आदिवासी लोग जो पूरी तरह से जंगलों पर, खेती बाड़ी पर, जानवरों पर डिपेंड करते हैं, वो जब खेती बाड़ी करते हैं अपने जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। जो शीप पालते हैं वो उसका इस्तेमाल वूल के लिए करते हैं, जो बकरियां पालते हैं वो दूध के लिए करते हैं, जो कैमल पालते हैं वो ट्रैवल पर्पस के लिए करते हैं, जो डॉग्स वगैरह पालते हैं उनके अलग अलग रीजंस होते हैं। तो हम जब जानवरों का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पर्पस से, काऊ से हमें मिल्क मिलता है, बकरी से भी दूध मिलता है, तो हम जब एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, nomadic people when they use animals and sometimes they shift from one place to another for which reason? Sometime they move from one place to another due to changes season, sometime due to agriculture pattern, sometime they don't have the facilities there where they are living, तो वो वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती। कभी बाढ़ आ जाए, कभी भूचाल आ जाए, समटाइम अर्थक्वेक इज देयर, समटाइम वॉल्केनिक इरप्शंस आर देयर, तो दे नीड टू चेंज देयर प्लेसेस। तो उनको इन नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं आदिवासी, है ना। आदिवासी लोग शिफ्ट करते रहते हैं, उनका परमानेंट शेल्टर तो होता नहीं है, और वो अपने साथ जानवरों का इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसे हम कहेंगे नोमैडिक हर्डिंग। The next is commercial farming. Commercial farming is totally based on selling purpose. ये जो commercial farming होती है इसे पूरी तरह से उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है मार्केट में बेचने के पर्पस से। आपको नाम से ही क्लियर है, commercial, commercial means you are doing a business. तो when it is a matter of business, people are very much aware, farmers are very much aware about the qualities of their crops. अगर आपको फसल उगानी है बेचने के पर्पस से, मार्केट पर्पस से, तो आप उसकी क्वालिटी पे भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतनी कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन कॉमर्शियल पर्पस के लिए आपके पास ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए, आपको बीज ज़्यादा चाहिए, खाद ज़्यादा चाहिए, फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए, और अगर ज़मीन बहुत बड़ी है, जगह ज़्यादा है खेती बाड़ी करने के लिए, तो उसको जोतने के लिए आपको हल भी चाहिए। पुराने ज़माने में जो पुरानी टेक्निक्स होती थी उसमें हल के साथ 2 बैलों को
बांध दिया जाता था और फिर खेत को जोतते थे, जिसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की मदद से आप बैलों की जगह ट्रैक्टर चलाकर जो खेत होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जोत सकते हैं और आसानी से उसमें बीज भी डाल सकते हैं। मशीनों से आप काम कर सकते हैं। इसमें थ्रेशर है, विनोइंग है, कंबाइनर है, हार्वेस्टर मशीन्स हैं। ये मशीन्स की बहुत अलग अलग तरीका है जिनका वर्किंग भी अलग अलग है। कंबाइनर का काम अलग है, थ्रेशर का काम अलग है, हार्वेस्टर का काम अलग है। तो ये मशीनें आपके काम को जल्दी करती हैं, आपका टाइम बचाती हैं और आपको थकने नहीं देती। तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने से आपकी फसलें जल्दी टाइम पर कटाई हो जाती है, पैकिंग हो जाती है और मार्केट में आसानी से आ जाती हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है, इन द मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। मतलब एक ही ज़मीन पर आपने 2 या 4 डिवीजन कर दिया। आधी जगह पर आप चावल उगा रहे हो, आधी जगह पे आप गेहूं उगा रहे हो, आधी जगह पे आप गन्ना उगा रहे हो और आधी जगह पे आप जानवरों के लिए चारा उगा रहे हो। तो आपने अपनी ज़मीन पे 2, 3, 4 पार्ट डिवाइड करके, क्योंकि आपके पास ज़मीन ज़्यादा है और आप अलग अलग तरह की खेती बाड़ी करते हो, तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। मीन्स यू आर डूइंग एग्रीकल्चर बट ऑफ अ डिफरेंट क्रॉप्स at a same pattern of your land. You are dividing your land in the 4 sections or maybe in the 3 sections and you are growing the different crops on a particular fixed land. It is called mixed cropping. Next is major crops में जितना भी अगर हम आपको बताएं, a variety of crops or many crops are grown to the requirement of the growing population. Major crops of India are rice, wheat, millets, maize, cotton, jute, coffee and tea. सबसे ज़्यादा डिमांड में जो हमारे इंडिया में क्रॉप्स हैं वो है चावल, गेहूं, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, टी एंड कॉफ़ी। एज यू नो, टी एंड कॉफ़ी आर द वर्ल्ड मोस्ट फेमस बेवरेजेस। जो ड्रिंक्स आते हैं हमारे उसमें सबसे ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी फेमस है। और टी एंड कॉफ़ी के लिए आसाम का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो सॉइल टाइप है और जो जितना वो माउंटेनियस साइड पर है वो बेस्ट है। इसीलिए आसाम का जो स्टेट है वो टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। और हमारे इंडिया की टी एंड कॉफ़ी भी पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती है। इसकी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डिमांड है। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैं आपको बता दूं, ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द फार्मर्स इन यूएसए। आपको ये पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर आउट करना चाहूँगी कि जो फार्मर्स इन इंडिया हैं हम उन्हें बेचारे गरीब किसान कहते हैं, और जो फार्मर्स यूएसए में हैं उन्हें बिजनेसमैन की तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें बिजनेसमैन ही कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है, आपने अभी देखा है कि कुछ 384-85 डेज़ का फार्मर्स का एक स्ट्राइक चला था, मूवमेंट चला था, आंदोलन स्टार्ट किया था, जो पूरी तरह से कामयाब अब हुआ है जाकर, जिनकी डिमांड्स को पूरा किया गया है, राइट। तो उस केस में जो फार्मर्स की डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए सरकार ने अब उनकी डिमांड्स को माना है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे देश में किसानों को उतना वैल्यू नहीं किया जाता, उनकी डिमांड्स को कंसीडर नहीं किया जाता, उनको हेल्प नहीं दी जाती। अब किसानों को चाहिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर्स, उनके पास ज़मीनें हों। अगर ज़मीन नहीं होगी तो खेती बाड़ी कैसे होगी, राइट। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनको भी ज़मीनें अवेलेबल करवानी चाहिए। अच्छी क्वालिटी के सीड्स उनके पास होने चाहिए। इरिगेशन, हम लोग, हमारे किसान सिर्फ बारिश पर डिपेंड नहीं रह सकते, उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होना भी ज़रूरी है। तो हमारी गवर्नमेंट अब जाकर उन्हें धीरे धीरे ये प्रोवाइड करा रही है, जबकि इंडिया एक एग्रीकल्चर प्रॉन कंट्री है। तो हमारे किसानों को जितना भी उन पे कर होता है, जो वो लोन लेते हैं, उसके बदले में उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। आपने सुना होगा किसानों ने गरीबी की वजह से सुसाइड कर लिया, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अगर आप गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब चैनल्स पे जाएं, तो किसानों के सुसाइड के केसेस ही आप इतने सारे देखेंगे कि आपको भी लगेगा कि जो दुनिया के लिए अन्न उगाता है वो बेचारा खुद भूखा गरीबी में मर रहा है। तो किसानों की इतनी पुअर कंडीशन की वजह से ही इंडिया में किसानों को पुअर फार्मर्स कहा जाता है, जो हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो गवर्नमेंट जो उनको हेल्प करती है, जो सरकार उनको हेल्प करती है, उसके अलावा भी हम लोगों की तरफ से जितना हो सके, जब आप डोनेशंस देते हैं, चैरिटी में बिलीव करते हैं, तो फार्मर्स के लिए और हमारे सोल्जर्स के लिए, दोनों के लिए जितना आप डोनेशन दे सके, जितना आप चैरिटी कर सकें, कम है, क्योंकि एक देश की रक्षा के लिए खड़ा है
और दूसरा देश में लोगों की भूख मिटाने के लिए काम कर रहा है, तो दोनों ही इक्वली वैल्यूएबल है, कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं है। तो हमें जब भी चैरिटी करनी है, जब भी हमें कुछ नोबल कॉज करना है, तो हमें इन दोनों के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, यूएसए के जो फार्मर्स हैं उनको बिजनेसमैन कंसीडर करती है वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि जो सरकार है उनको पता है कि किसान अगर नहीं रहा या भूखा रहा या वो नहीं उगाएगा तो जो उनका कंट्री है उसको फूड बास्केट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खाना नहीं उगा पाएगा। तो उस केस में जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको ज़मीनें दी जाती हैं, जिनके पास पैसे की कमी की वजह से सीड्स नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है, वो सारा गवर्नमेंट उनको अरेंज करा के देती है, उनके पास वो मशीनें अवेलेबल कराती है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए मैं आपको बताऊं, वहाँ पर बाय प्लेन लैंड स्पेस स्प्रे किया जाता है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में वो दवाइयों का छिड़काव कर सके। बाय प्लेन, एरोप्लेन के ज़रिए दवाइयों का छिड़काव किया जाता है खेतों में, ताकि सब जगह दवाई पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके और किसी को स्प्रे करने में ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। और उनको पूरा स्टोरिंग का फैसिलिटी दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह का फैसिलिटी दिया जाता है। तो किसानों को वहाँ पर एज अ बिजनेसमैन ट्रीट करती है गवर्नमेंट, और उनकी हेल्प के लिए, उनकी फैमिली की हेल्प के लिए हमेशा एक कोटा सिस्टम, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में रहता है, जिससे किसानों को मदद मिल सके, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो किसान बहुत बेफिक्र होकर अपनी लाइफ जीता है, लेकिन वो मेहनत पूरी करता है। तो ऐसे केस में जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को इतना सपोर्ट दिया जाता है, तो किसान भी खुशी खुशी खेती बाड़ी करता है, फसलें उगाता है, लोगों की ज़रूरतों को कंसीडर करता है। इसीलिए यूएसए में किसानों को बिजनेसमैन कहा जाता है, और हमारे देश में किसानों को आज भी पुअर फार्मर्स कहा जाता है, विच शुड नॉट बी हैपन एट ऑल। तो आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये चैप्टर मैंने पूरा ख़त्म करवाया है। आप मुझे कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने चैप्टर 2 क्लासेस में कंप्लीट करा दिया। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी दीदी हमेशा बच्चों के लिए है और रहेगी। तो आप जो भी हो सके, जितना हो सके, हमें अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पर हम अपना वीडियो डालते रहेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and your family, and I wish you a very happy new year. May you live long and stay happy in your family. Goodbye.